अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल और हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं और उसका हमने लेक्चर नंबर 10 जो है वो डिस्कस करना है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हमने ली चैटलियर की डेफिनेशन देखनी है और फिर उसके फैक्टर्स को देखना है जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। अब ली चैटलियर की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के अंदर मौजूद है और हम कोई स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर होगा क्या कि सिस्टम जो है इस तरह एक्ट करता है कि वो जो स्ट्रेस है उसके इफेक्ट को ख़त्म कर सके। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। if we apply stress on a system of इक्विलिब्रियम वाले किसी भी सिस्टम पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देन सिस्टम विल एक्ट, सिस्टम इस तरह काम करता है, इन सच अ वे टू नलीफाई, नलीफाई का मतलब क्या होता है, खत्म करना। ठीक है जी। तो कैंसिल करना भी कह सकते हैं, टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। ठीक है जी। अगर हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम पर, इक्विलिब्रियम का कोई भी सिस्टम है और उस पर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस किसी भी सूरत में हो सकता है, वो हम आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेस जो है वो हमने अप्लाई करने हैं। तो जब भी हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो सिस्टम जो है वो इस तरह काम करेगा कि वो जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है उसके इफेक्ट को ख़त्म कर सके। ठीक है जी। तो हम स्ट्रेस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेस जो है वो हमारे पास होते हैं, जो कि आज जो है हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला जो स्ट्रेस है वो हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमने देखना है। थर्ड फैक्टर जो हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ये हमने देखना है। फिर फोर्थ फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट वाला जो फैक्टर है वो हमने देखना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर हमने देखना है कि रिएक्शन जो है वो किस तरह एक्ट करेगा, किस तरह अमल करेगा, जिसकी वजह से ये जो अगर स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दिए हैं तो ये स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, के हम कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, हम प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, हम वॉल्यूम को क्वांटिटेटिव इफेक्ट के लिहाज से देखेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, कैटलिस्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। इन सारी सिचुएशंस के अंदर सिस्टम जो है वो किस तरह काम करेगा ये हमने देखना है। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को हमने देखना है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मैं लिख लेता हूं पूरा, कंसंट्रेशन। तो हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है। कंसंट्रेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है, मिकदार। तो किसी भी चीज़ की जो मिकदार होगी उसे हम क्या कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन होगी। मतलब कंसंट्रेशन जो है या तो हम कम कर सकते हैं
डेफिनेटली मिकदार को कम कर सकते हैं या मिकदार को बढ़ा सकते हैं, दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं और वो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट की मिकदार को हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या प्रोडक्ट की मिकदार को कम या ज़्यादा कर दें। तो इसके लिए पहले मैं मतलब जो केमिकल इक्वेशन है उसकी तरफ जाने से पहले एक छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि फिजिकल हमारे पास आम जो घरेलू एग्जांपल होती है उसकी मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हम चलेंगे किसकी तरफ, असल जो केमिकल इक्विलिब्रियम आपकी बुक के अंदर दे रखा है उसके लिहाज से हम देखेंगे। तो पहले एक छोटी सी मैं घरेलू एग्जांपल दे देता हूं आपको कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर जो है मैं बनाने लगा हूं एक बीकर। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास क्या है, एक बीकर मौजूद है और यहां पर मैंने क्या किया है, बीच में इनके एक दीवार लगा दी है और थोड़ा सा क्या छोड़ दिया है, सुराख छोड़ दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने करना क्या है कि यहाँ पर मैंने लिक्विड को फिल कर दिया है। ये जो है लेवल अप हो गया है, दोनों साइड पे लेवल अप होगा क्योंकि बीच में सुराख है। तो अगर किसी का लेवल कम होगा तो वो डेफिनेटली वाटर मूव करके और लेवल अप कर देगा। तो यहाँ पर लेवल अप हो गया है। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, इसको हम कह देते हैं रिएक्टेंट। और आगे वाली चीज़ हमेशा जब रिएक्शन लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, शुरू में रिएक्टेंट होता है और आगे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। सिंपल। अब यहां पर हमने करना क्या है, तो हमने कहा था कि कंसंट्रेशन जो है, मिकदार जो है, हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम ऐड करेंगे या हम रिमूव करेंगे। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या तो हम ऐड करेंगे या हम रिमूव करेंगे, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। तो पहले हम एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के लिहाज से देख लेते हैं कि एडिशन के लिहाज से रिएक्टेंट के अंदर ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर पानी ऐड करता हूं। ठीक है जी, यहां पर मैं क्या करता हूं, पानी को ऐड करता हूं रिएक्टेंट्स की तरफ। ठीक है जी, जब एडिशन हो रही होगी तो डेफिनेटली इसका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, जब लेवल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली इसका लेवल बढ़ गया है और इसका लेवल कम हो गया, तो पानी जो है वो कहां मूव करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है, रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है जी। तो जब मैंने रिएक्टेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऐड की तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जो है मूव करना शुरू कर दिया है उसने। मैं एक एरो ये बना लेता हूं, वही काफ़ी है। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ें भी बनानी है ना, तो इसलिए एक ही काफ़ी है। तो रिएक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का लेवल बढ़ गया था और प्रोडक्ट का लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है। अब दूसरी चीज़ जो है मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि मैं प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दूं। ठीक है जी, पहले मैंने क्या ऐड किया है, रिएक्टेंट, और अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू कर देता हूं। और अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करता हूं तो डेफिनेटली इसका भी लेवल बढ़ सकता है। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो रिएक्शन जो है अब किस तरफ जाएगा, रिवर्स की तरफ, क्योंकि अब लेवल यहां पर है इसका। ठीक है जी, इसका लेवल यहां पर ही है। ठीक है जी, लेकिन इसका लेवल अब बढ़ चुका है क्योंकि प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट ऐड करने की वजह से इसका लेवल जो है बढ़ गया है और इसका लेवल कम है। तो डेफिनेटली जो है रिएक्शन किस तरफ जाएगा, वाटर जो है वो किस तरफ जाएगा, रिवर्स की डायरेक्शन में, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन आ जाएगी। अब रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन का हमने समझ लिया कि कैसे होगा, कि अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की तरफ ऐड करते हैं कोई चीज़, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का लेवल बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ ही जाता है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का लेवल बढ़ जाएगा और रिएक्टेंट का लेवल कम हो जाएगा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स वाली डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया है हमारे पास एडिशन के लिहाज से, हमने दोनों कंसेप्ट को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हम रिमूवल के लिहाज से भी देख लेते हैं। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहां से किसी चीज को रिमूव कर दूंगा, प्रोडक्ट से यहां से रिमूव कर दूंगा किसी चीज को, तो अगर यहां से रिमूव कर रहा हूं डेफिनेटली इसका लेवल कम हो जाएगा और इसका लेवल कम होगा तो लेवल जो है ज्यादा से कम की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट को कम कर रहा हूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं रिएक्टेंट को कम कर देता हूं तो यहां पर लेवल कम हो जाएगा, तो ज्यादा से कम की तरफ डेफिनेटली आना है, तो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। तो एडिशन और रिमूवल के लिहाज से दो अलग अलग पॉइंट्स है
कि अगर मैं क्या करता हूं कि एडिशन करता हूं प्रोडक्ट की तो रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, और अगर मैं रिमूवल करता हूं तो यहां पर स्पेस हो जाएगी जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड करता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और अगर मैं रिएक्टेंट को रिमूव कर देता हूं तो यहां पर लेवल कम हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स में आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ही हमने क्या करना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से भी, केमिकल रिएक्शंस की मदद से भी हमने देखना है। तो जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं और उसकी मदद से हम देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है BiCl3, ठीक है जी, प्लस H2O, और आगे बनता है BiOCl प्लस 2HCl। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और इसके लिहाज से हमने देखना है। अब यहां पर हमने इसी रिएक्शन को क्यों लिया है, इसकी एक खास वजह है। ये जो BiOCl है ये क्लाउडी अपीयरेंस का होता है। किसका अपीयरेंस का होता है? क्लाउडी अपीयरेंस। क्लाउडी अपीयरेंस होने की वजह से अब होगा क्या कि डेफिनेटली जब ये क्लाउडी अपीयरेंस का होगा तो ये चीज अगर बनेगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो क्लाउडी हो चुका है, और हमें पता चल जाएगा कि ये चीज फॉर अ प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, और अगर सोल्यूशन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बन रहे होंगे। ठीक है जी, अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम करते क्या है, वाटर भी ऐड करते हैं और HCl भी ऐड करते हैं, और उसके लिहाज से देखते हैं। अगर हम क्या कर रहे होंगे, डेफिनेटली अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है, और लेवल बढ़ने की वजह से इसका लेवल कम है तो ज्यादा से कम की तरफ जाना है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाता है और ये बनना शुरू हो जाता है BiOCl। ठीक है जी, तो ये बनना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली जो सोल्यूशन है उसके अंदर ज्यादा बन रहा होगा, तो सोल्यूशन की जो अपीयरेंस है वो क्लाउडी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रही हैं, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है जी, और दूसरा जो केस है वो ये है कि हम क्या ऐड करना शुरू कर दें, HCl को ऐड करना शुरू कर दें, और जब HCl को ऐड करना शुरू करेंगे तो हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, और जब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे डेफिनेटली रिएक्शन किस तरफ जाना है, रिवर्स की डायरेक्शन में जाएगा, और जब वो रिवर्स की डायरेक्शन में जाएगा तो क्लाउडी चीज जो है वो कम हो रही है, तो क्लियर वाला जो सोल्यूशन है वो बनना शुरू हो जाएगा और क्लाउडीनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट जो है जो क्लियर सॉल्यूशन के जिम्मेदार है वो ज्यादा बन रहे हैं डेफिनेटली, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को हम ओवरऑल भी ऐसे ही बयान कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ तो आपका इसी एग्जाम्पल के बारे में दे रखा है, और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे करना है, कि अगर हम HCl ऐड कर रहे हैं या H2O ऐड कर रहे हैं। और दूसरा रिमूवल के लिहाज से भी अगर हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, इसको ऐड नहीं करता बल्कि इसको क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं। जब मैं इसको निकालूंगा तो यहां पर स्पेस बन जाएगी, डेफिनेटली प्रोडक्ट के अगर मैं निकाल रहा हूं तो यहां पर स्पेस बन रही है, इसका लेवल कम हो गया है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो आगे की समत में ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो रिएक्शन आगे की समत में जाएगा क्योंकि यहां पर स्पेस बन जाएगी, तो रिएक्शन आगे की समत में जाएगा तो क्लाउडीनेस ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम प्रोडक्ट को निकालते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाता है। और अगर मैं क्या करता हूं, वाटर को निकाल देता हूं, जब वाटर को निकालूंगा तो यहां पर स्पेस बन जाएगी, तो मैं रिएक्टेंट को निकाल रहा हूं, तो रिएक्टेंट को अगर मैं निकाल रहा हूं तो रिएक्शन जो है वो किस तरफ जाएगा, रिवर्स में, और सोल्यूशन की जो क्लाउडीनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी और सोल्यूशन क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट को रिमूव करता हूं तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। ठीक है जी, यानी रिवर्स डायरेक्शन, और अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करता हूं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड करता हूं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, और अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करता हूं तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे जो कि रिवर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, तो अगर रिमूव कर रहे हैं तो सेम चीज बनेगी, और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंट चीज बनेगी। ये आपने पॉइंट जहन में रखना है। ठीक है जी, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को अगर रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ही ज्यादा बनेंगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्टेंट ही बनेंगे यानी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर बनेंगे। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूं तो रिएक्टेंट बनेंगे यानी रिवर्स, और अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड कर रहा हूं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाके प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो एडिशन में उलट केस होगा और रिमूवल में सेम केस होगा। ठीक है जी, मतलब
हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि एडिशन वाला सेम केस होगा, एडिशन में क्या होगा, सेम केस होगा, और जो रिमूवल होगा, रिमूवल के अंदर हमारे पास डिफरेंट केस, सॉरी एडिशन के अंदर डिफरेंट केस होगा, एडिशन के अंदर डिफरेंट केस होगा। मतलब एडिशन हम किस चीज की कर रहे होंगे, अगर प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। और जब रिमूवल कर रहे हैं तो अगर रिमूवल प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ही बनेंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड रिवर्स का आप देख लेना कि प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो डेफिनेटली फॉरवर्ड होगा, और रिएक्टेंट बन रहे होंगे तो रिवर्स होगा। तो रिमूवल कर रहे हैं अगर रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट ही बनना शुरू हो जाएंगे, तो सेम केस। ठीक है जी, तो रिमूवल में सेम और एडिशन में क्या होगा, डिफरेंट केस होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके लिहाज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा, अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। ठीक है जी, तो वॉल्यूम का फैक्टर मैंने साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो है उसके साथ ही चेंज होगा, तो उसके लिहाज से ही हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के लिए मैं कोई भी एक इक्वेशन लिख लेता हूं और उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिख लेता हूं, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो हमारे पास कोई इक्वेशन है, लेट से मैं कह देता हूं कि 2SO2 + O2, और यहां पर मिलकर क्या बना रहा है, 2SO3 बना रहा है। यहां पर 2 मोल्स है और यहां पर रिएक्टेंट के कितने मोल्स है, 3 मोल्स। ठीक है जी, तो इसके क्या है, 2 मोल्स प्रोडक्ट के, और रिएक्टेंट के 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 मोल्स। तो ये वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के कितने मोल है और रिएक्टेंट के कितने मोल है, और फिर हम उससे क्या बताएंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और एंड वॉल्यूम, दोनों चीजें बता देंगे। तो अगर हम देखें कि यहां पर प्रोडक्ट के मोल कम है और रिएक्टेंट के मोल क्या है, ज्यादा है, तो हमने पढ़ रखा है पीछे गैसेस लॉ वाले जो चैप्टर है, या पीछे भी हमने पढ़ा है कि एक मोल जो गैस होती है या जो कोई भी चीज़ होती है उसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है, और एक मोल जो गैस होती है या कोई और चीज़ होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है जी, एक मोल जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 2.414 डेसीमीटर क्यूब। ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो कि आपको पता होगा पहले से ही, मोलर वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, तो एक मोल का यही वॉल्यूम होता है। तो यहां पर 2 मोल है और यहां पर कितने मोल है, 3 मोल। तो एक मोल का 22.414 है, तो अप्रोक्सीमेटली 22 ही कर लेते हैं। तो यहां पर इसका कितना हो जाएगा, 44, ऐसे ही है क्योंकि 2 का है ना, तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44, और यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 66। तो इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है, 66, और इसका वॉल्यूम कितना है, 44। तो इसके लिहाज से अब हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन किस सिमत में जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैसेस लॉ के अंदर पढ़ा है, बॉयल्स लॉ जो हमने पढ़ा था कि प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ बननी है जिसका वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम डेफिनेटली जब प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होना है, और वॉल्यूम कम किस चीज़ का है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितना है, 44, और यहाँ पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है, 66। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है और ये वॉल्यूम क्या है, कम है। तो अगर हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और कम वॉल्यूम किस चीज़ का है, प्रोडक्ट का। तो रिएक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, रिवर्स वाली डायरेक्शन के अंदर, सॉरी फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये वॉल्यूम कम है ना, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। कम वॉल्यूम वाली चीज, या यही कहेंगे, तो कम वॉल्यूम वाली चीज जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। जब हम प्रेशर को ज्यादा कर रहे हैं, बात को दोबारा सुन ले, कि जब हम प्रेशर को ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम होना है। तो वॉल्यूम कम किस चीज का है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर हम यहां पर प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा वॉल्यूम वाली चीज क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स वाली डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब ये तो हो गया कि प्रोडक्ट की
मोल कम होते हैं। कोई ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जिसके अंदर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं यहां पर PCl5 और ये बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो उलट केस हो जाएगा। क्यों उलट केस हो जाएगा कि यहां पर जो है मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 1 मोल, और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1 + 1 2 मोल्स है। ठीक है जी। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है ऑलमोस्ट 22 होता है, तो यहां पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22, क्योंकि एक ही मोल है, और यहां पर कितना हो जाएगा 44। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है और रिएक्टेंट का वॉल्यूम क्या है कम है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है कम। तो वॉल्यूम कम किस चीज का है, वो रिएक्टेंट का है। तो जब हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे तो वॉल्यूम कम होना है, और वॉल्यूम कम किस चीज का है रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे और रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है। इस केस में जब प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो प्रोडक्ट बन रहा था क्योंकि प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम था, और इस केस में जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम कम किस चीज का है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। यहां पर फॉरवर्ड है और यहां पर रिवर्स डायरेक्शन है। और फर्क किस बेस पर आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के यहां पर मोल कम थे या वॉल्यूम कम था, और यहां पर रिएक्टेंट का के जो मोल है वो कम है या उसका वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से डेफिनेटली जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम वाली चीज ही बनेगी, जो फॉरवर्ड में भी जा सकती है और रिवर्स में भी जा सकती है। उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो इससे है कि वॉल्यूम किस चीज का कम है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम वाली चीज ही बननी चाहिए। ठीक है जी। और प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम वाली चीज बननी चाहिए, और अगर प्रेशर को कम कर रहे हैं फिर क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा वाली चीज बनेगी। लेकिन अब यहां पर जब प्रेशर को कम करोगे तो ज्यादा वॉल्यूम वाली क्या चीज है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बनेंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो ज्यादा वॉल्यूम वाली चीज प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो उस लिहाज से आपने दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। आगे जो है फैक्टर हमने क्या डिस्कस करना है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के लिए आपको जो है एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए केसी का, और उसकी मदद से जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यही एग्जांपल जो है दोनों को हम लेंगे और उसकी मदद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास अगला जो फैक्टर है वो क्या है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्वांटिटेटिव इफेक्ट जो है वो हमने देखना है। अब उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन से जो है हम निकाल लेंगे क्या चीज, इफेक्ट। सिंपल 2SO3, और यहां पर जो है Kc का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा। अब यहां पर क्या है, डेफिनेटली 2 मोल है तो 2x जो है उसका स्केयर आ जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो ये कितना है a - 2x आ जाएगा, और इसका स्केयर आ जाएगा, और ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा b - x। और वॉल्यूम को देखें तो ये 3 है और ये कितने हैं 2 है, तो इसके ओवर में आना चाहिए था, और ये जो है ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम। ये वाली केसी की एक्सप्रेशन है। तो इसको आप देख लेना, मतलब आपकी बुक के अंदर डेफिनेटली लिख रखा होगा, और मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि जो SO3 की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे अखज़ करते हैं, तो आप पीछे से लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो केसी है इसका एक्सप्रेशन अब ये आया है। अब जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, ऐसे है ना। अब यहां पर देखें तो वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बन रहा है ये 2x। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, जो चीज साथ लिखी होती है वो चीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। जो चीज साथ लिखी होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो चीज इक्वेशन के मतलब एक दूसरे के साथ लिखी होगी, मतलब एक इक्वेशन के इस तरफ और एक इक्वेशन के दूसरी तरफ, और दोनों सेम उसमें है, न्यूमरेटर में है, ऊपर है दोनों, तो वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में नहीं आई बात। अब यहां पर देखो कि केसी जो है, इसको छोड़ो, 2x और v को हमने देखना है। तो ये वाली चीज हमारे पास क्या है, एक दूसरे के साथ लिखी हुई है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, अगर हम देखें तो हमने पीछे पढ़ रखा है p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है v। ठीक है जी। और p किस चीज के इक्वल हो जाएगा, k/v, और pv जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा,
के। अब यहाँ पर जो है पीवी एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम एक्सप्रेशन अखज करेंगे तो एक्सप्रेशन के अंदर अगर वॉल्यूम और प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, तो वो क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम अगर हम कम करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, अखज कर सकते हैं कि अगर इस मतलब ये जो पूरा रिएक्शन चल रहा है इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगा, 2SO3 की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। और 2SO3 की फॉर्मेशन कम कैसे हो सकती है, रिएक्शन रिवर्स की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जब हम वॉल्यूम को कम करते हैं, जब वॉल्यूम कम करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। और प्रोडक्ट ज्यादा किस केस में हो सकता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो 2SO3 की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास जब प्रोडक्ट और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरा केस हम इसका ले लेते हैं, PCl5 और PCl3 और Cl2 बनेगा। PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब यहां पर देख लेते हैं इसका जब Kc एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। और वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखें तो वॉल्यूम इसका ओवर में जाएगा और डेफिनेटली ये वॉल्यूम जो है नीचे आएगा। वो एक्सप्रेशन आपने देख लेना है, एक्सप्रेशन का इसका भी अलग से मैंने एक जो है लेक्चर बना रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं और इसका भी देख सकते हैं। तो दोनों को कैसे एक्सप्रेशन अखज करते हैं ये मैंने समझा रखा है, तो ये मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x जो है और v दोनों एक दूसरे के बटे में हैं, और बटे वाली हमने एक और एग्जांपल देख रखी है, चार्ल्स लॉ की मदद से अगर हम देखें तो V/T जो है वो इक्वल होता है K के। और हमें पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो चीजें बटे में होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो चीजें ज़रब हो रही होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर अगर हम देखें ये एक दूसरे के बटे में है, तो अगर दोनों एक दूसरे के क्या है, ओवर में है, मतलब डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम को ज्यादा करेंगे, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये वाली चीज ज्यादा बनेगी। ठीक है जी। और अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रोडक्ट भी कम होंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट कम कब होंगे, जब रिएक्शन रिवर्स में जाएगा और रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं कि जब वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है वो इनवर्सली होती है। तो अगर यहां पर प्रोडक्ट अगर वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और रिएक्शन प्रोडक्ट मतलब ज्यादा हो तो डेफिनेटली फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है जी। और अगर वॉल्यूम को कम करते हैं, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है और डेफिनेटली फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर वॉल्यूम को ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा और डेफिनेटली रिवर्स में जाएगा। ठीक है जी। और यहां पर देखें तो बटे में है, जो चीजें बटे में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर प्रोडक्ट को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रोडक्ट भी कम होगा यानी रिवर्स में जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। तो ये वाला फैक्टर क्या है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट जो हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो किस तरह लीच-एडियर प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमने दो ही चीजें देखनी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और एक डेफिनेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है जी। कौन कौन से रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक, और दूसरा कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिहाज से ही हमने दोनों चीजों को देखना है। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है, तो डेफिनेटली इसमें जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एंडोथर्मिक जो होता है उसके अंदर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है।
ये आपने 7 चैप्टर जो है उसके फर्स्ट पेज के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और मैंने लेक्चर भी डाल रखे हैं, तो 7 चैप्टर भी आप मेरे लेक्चर से देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी वहां पर भी देख सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो एक्सोथर्मिक जो है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने करना क्या है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए या रिवर्स में जाए। और उसने एग्जांपल्स दे रखी है, तो एग्जांपल आपने देख लेनी है कि एग्जांपल पहली जो उसने एग्जांपल दी है वो कौन सी दी है कि H2O कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल रहा है और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में H2 गैस जो है वो बन रही है, और यहाँ पर जो है डेल्टा एच जो है वो कितना होगा, माइनस कुछ 41.84 है या इस तरह कुछ है किलो जूल पर मोल। तो मेन जो रीजन है वो क्या है, नेगेटिव के अंदर आ गया है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी इसके अंदर जो दी है पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड है, और जब इसको पोटेशियम आयोडाइड एक्वस या मतलब लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, तो इसकी जो डेल्टा एच है वो होती है प्लस 21 पॉइंट समथिंग होती है किलो जूल पर मोल। तो वैल्यू कैलकुलेट करना वो आपकी जिम्मेदारी है, आप बुक से देख सकते हैं। मेन जो रीजन है वो क्या है हमारा इनको डिस्कस करने का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव के अंदर हीट है, और ये एंडोथर्मिक है, इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर हीट है। तो हमारा मेन जो ताल्लुक है वो कॉन्सेप्ट से है कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा कि एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा। जब एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर जो है वो हीट जो है वो इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और जब एंडोथर्मिक होगा तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं या टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं, और इस केस में भी हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं या टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तब क्या होगा। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली वो हीट इवॉल्व कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कम, सिस्टम जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहा है और हम टेम्परेचर को कम कर दें, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा। कौन से केस में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये वाला फॉरवर्ड, ठीक है जी। सिस्टम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है और हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड में। और सिस्टम टेम्परेचर बढ़ा रहा है और हम भी टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिएक्शन जाएगा रिवर्स में, ठीक है जी। तो अपोजिट केस जब अप्लाई करेंगे, बढ़ रहा है कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड, और सिमिलर केसेस अप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स में जाएगा। अब यहां पर भी एंडोथर्मिक के अंदर भी सेम ही केस है कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है और अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो जाएगा फॉरवर्ड के अंदर, मतलब अपोजिट केस आ गया कि वो टेम्परेचर कम कर रहा है और हम बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहां जाएगा, फॉरवर्ड में। और अगर वो कम कर रहा है और हम भी क्या कर रहे हैं, कम, तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिवर्स के केस में जाएगा, ठीक है जी। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको समझ में आ गया होगा कि हमने करना क्या है। हमने पहले देखना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो अगर वो इंक्रीज कर रहा है और हम डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर वो इंक्रीज कर रहा है और हम भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिवर्स वाली डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है जी। और एंडोथर्मिक है तो वो टेम्परेचर को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज, तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। और अगर वो डिक्रीज कर रहा है और हम भी डिक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिवर्स वाली डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। लास्ट वाला जो फैक्टर है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ, हमारे पास कैटलिस्ट आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन पर कैसे इफेक्ट करता है वो हमने देखना है। तो कैटलिस्ट डेफिनेटली मतलब इतना खास कुछ लिखा ही नहीं हुआ, 4-5 लाइनें हैं जो आपने देखनी है। तो कैटलिस्ट जो होता है जब हम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। क्या कर देता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। आपने बायो के अंदर भी पढ़ रखा है कि जो इंजाइम्स है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। वो करते क्या है, कोई भी रिएक्शन जो है उसको तेज कर देते हैं। जैसे कि अब खुराक जो खाई जाती है वो खुराक जो है वो मैदे के अंदर हजम होती है, ओरल कैविटी के अंदर हजम होती है, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हजम होती है, ठीक है जी। सिर्फ हम स्टमक की मिसाल ले लेते हैं कि स्टमक के अंदर जो खुराक हजम हो रही है उसका प्रोटीन पोर्शन, यानी प्रोटीन पोर्शन जो है वो हजम होता है, ठीक है जी। बाकी कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड है वो ओरल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में हल होती है। जो मेन पोर्शन है वो क्या है, प्रोटीन, वो स्टमक के अंदर जो है वो हजम होता है, डिजॉल्व होता है।
अब उसको डिसॉल्व करने के लिए गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर पेप्सिन होता है, HCl होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जो है उसको क्या करते हैं, हजम करते हैं। अब पेप्सिन जो है वो क्या है, वहाँ पर एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, खुराक को हजम करने में मदद दे रहा है। अगर यहाँ पर पेप्सिन मौजूद ना होता, जो खुराक 4 घंटे के अंदर हजम होती है हमारी खुराक, ठीक है जी, जो भी हम खुराक खाते हैं 4 घंटे के अंदर हजम हो जाती है पेप्सिन की मदद से, लेकिन अगर पेप्सिन ना हो तो यही खुराक जो है 72 घंटे के अंदर हजम होगी। तो हमें तो खुराक डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी जो है वो तो चाहिए होगी, लेकिन खुराक जब आगे हजम नहीं होगी तो अगली खुराक हम कैसे डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो एंजाइम है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैटेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है कैटेलिस्ट क्या करेंगे कि अगर रिएक्शन जो है उसकी स्पीड स्लो है तो हम कैटेलिस्ट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा, और वो दोनों तरीके से होगा, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। तो फॉरवर्ड में भी तेज हो जाएगा और रिवर्स में भी तेज हो जाएगा। ये डेफिनेटली करते क्या है कि ये सिर्फ रिएक्शन को तेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिएक्शन को तेज कर देते हैं, फॉरवर्ड को भी और रिवर्स को भी। जब फॉरवर्ड और रिवर्स को तेज कर रहे हैं तो दोनों जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे वो जल्दी पहुंच जाते हैं। यानी इक्विलिब्रियम का जो अचीविंग टाइम है, जैसे लेट से मैं कहता हूं कि यहां पर जो इक्विलिब्रियम हासिल होना है 2SO2 + O2 और क्या बना है 2SO3। अब ये जो इक्विलिब्रियम कायम होना है कि जब इक्विलिब्रियम के अंदर सारे रिएक्शन मिक्सचर आ जाएंगे, ये डेफिनेटली मैं लेट से कह देता हूं कि 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर होना है। कितने के अंदर होना है, 2 घंटे के अंदर। अब यहां पर मैं इसके अंदर कोई कैटलिस्ट वगैरह ऐड कर देता हूं, जैसे विनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड होता है। तो अगर हम ये ऐड कर देंगे तो लेट से वो 15 मिनट के अंदर इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। तो कैटलिस्ट ऐड करने से होता क्या है कि टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जल्दी इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो जाता है। इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसी चीज पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने क्या क्या चीजें देखी है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखी है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिस्टम पर तो इक्विलिब्रियम पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम जो है वो इस तरह काम करेगा कि उस इफेक्ट जो है स्ट्रेस का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर सके। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेस हो सकते हैं, हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखा फिर हमने, और हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में हम कैटलिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से हम रिएक्शन के अंदर चेंजिंग लेके आ सकते हैं। और फिर सिस्टम जो है बैक मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा, रिवर्स मूव कर सकता है या फॉरवर्ड मूव कर सकता है, वो हमने देखना है कि कैसे मूव करेगा और क्या चीज़ें ज़्यादा बनेगी, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, वो हमने देखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि अमोनिया जो है इन्हीं फैक्टर्स को हम अप्लाई करके और अमोनिया की फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से करेंगे, कैसे वो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में हो। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। ठीक है जी। और डेल्टा H जो है वो कितना होता है, -92.46 जो है किलोजोल होता है। अब यहाँ पर जो है हमने तीनों फैक्टर्स को या चारों फैक्टर्स को अप्लाई करके और सारी चीज़ों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करें कि अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए। तो हमने कंसंट्रेशन के लिहाज से देखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिहाज से देखेंगे, डेफिनेटली मोल्स डिफरेंट है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के अंदर हमने देखना है कि क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। और लास्ट में कि हम कैटलिस्ट भी ऐड करके देखेंगे क्योंकि स्पीड का फिर चक्कर आ जाता है, वो भी हमने देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।